आशा करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। मैं आज बात करने वाला हूं लास्ट मोमेंट चेकलिस्ट के बारे में, जो आपको फॉलो करना है फिजिक्स के एग्जाम से पहले, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 और 2 की। चैप्टर नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चेकलिस्ट एग्जाम से पहले आपको ये वापस से देखना है कि ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स कवर किए हैं तो मान के चलिए कि आपके 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, E इज इक्वल टू 1/4πe0 p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एक्सियल की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपको थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एक्सियल का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4πe0 2p/r³। ये आपको प्रूफ करना है विद डायग्राम। डायग्राम बनेगा इसमें अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू आपको 90 पुट करनी है। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, यानी कि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा 1/4πe0 p/r³। E इज इक्वल टू 1/4πe0 p/r³। ये सेकंड है। इसमें प्रॉपर आप डेरिवेशन करोगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद गिवन अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर क्या प्रूफ करना है उसे लिखिएगा, फिर प्रूफ करिएगा। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिखिएगा। और आप रिलेशन भी लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहां पर स्टार बनाया हुआ है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV²। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में आपको क्या करना है, U इज इक्वल टू हाफ CV² का डेरिवेशन करना है। शो दैट व्हेन एवर टू कंडक्टर्स शेयर चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम इनटू इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा U करके भी एक डेरिवेशन दिया हुआ है, वो डेल्टा U वाला भी डेरिवेशन आपको यहां पर मेंशन करना है। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 अप टू 1/CN। ये वाला डेरिवेशन करना है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है C1 + C2। ध्यान रखिएगा, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल वेरी करता है, पोटेंशियल वेरीज। जबकि पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, चार्ज वेरीज करेगा, चार्ज वेरीज। ठीक है, तो ये अच्छे से डायग्राम बनेगा और इसका हम डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी जस्ट हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आप क्या लिखोगे, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये आपको एक डायग्राम बना देना है, कोई भी आप एक डायग्राम बना देना इस तरह से। ये आपका डायग्राम बन गया और इसको बैटरी से आप कनेक्ट कर देना इस तरह से। इसके ऊपर चार्ज है Q। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, चार्ज accumulated on the surface of the body to the potential to which the body is raised। तो C is equal to Q/V। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉस लॉ क्या होता है। स्टेट गॉस लॉ एंड अप्लाई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो बेसिकली आपको ये वाला डेरिवेशन करना है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πe0 r वाला। फिर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, शेल है, ध्यान रखिएगा।
इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, सरफेस पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां पर है, ये आउटसाइड है, मान लेते हैं इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। चलिए फिर से देखिए इसे, शेल की अगर मैं बात करूं तो मान लेता हूं ये हमारे पास एक शेल है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सरफेस की बात करूं, यहां पर बात करूं सरफेस पर, तो चार्ज स्मॉल आर को वी विल रिप्लेस बाय कैपिटल आर, so the formula will reduce to 1/4 pi E naught Q upon R का स्क्वायर। इनसाइड एज इट इज शेल गिवन, शेल दिया है इसलिए इसके अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप एक ग्राफ बनाओगे, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो ये ग्राफ आपको अच्छे से इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क का डेरिवेशन करना है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसका डेरिवेशन आपको देखना है, करना है। ठीक है, इस पे प्रॉपर डायग्राम आप बनाओगे, डाइपोल को शो करोगे, थीटा जरूर मेंशन करना, उसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एंगल को प्लीज मेंशन करिए। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपको निकालना है, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये टॉर्क के नीचे ही दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं हम टॉर्क को फ्रॉम θ1 टू θ2। तो आपको करना क्या है, पोटेंशियल वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। बेसिकली हम इसे θ1 टू θ2 टॉर्क को इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ पर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेटालिक प्लेट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। दो अलग अलग केसेस हैं, तो कैपेसिटर में हम कई केसेस बना सकते हैं, 4 बेसिकली केसेस बन सकते हैं। चलिए देखिए इसे, ये आपके पास कैपेसिटर है, जैसे हमने डिस्कस किया, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। सो ये प्लेट्स है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में एयर है। तो अगर मुझे इसकी कैपेसिटी निकालना है, मुझे इसकी कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है C is equal to E naught A by D when we have air filled between the plates। ठीक है, मान लीजिए आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो बेसिकली ये कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू E नॉट A बाई D इंटू के। के यहां पर क्या है, बेसिकली के आपका, के क्या है, डिस्टेंस है। ओके, C इज इक्वल टू E नॉट A बाई D इंटू के कर लेना, ये बाई D है यहाँ पर। थर्ड केस में अगर आपने एक मेटालिक स्लैब इंसर्ट करते हो, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपने एक स्लैब प्लेस कर दिया जिसकी थिकनेस दी थी मुझे, तो ये स्लैब है और यहां पर स्लैब की थिकनेस T गिवन है, वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है। डिस्टेंस कितना है, D है। तो इसकी कैपेसिटी कैसे निकालें, तो उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, उसी को यहां पर प्रूफ करना है। C इज इक्वल टू E नॉट A बाई D, C is equal to E naught A by D minus T plus T by K। ये एक फॉर्मूला है, C is equal to E naught A upon D minus T plus T by K। इसको एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसे अच्छे से करिएगा। अब इसके अंदर फोर्थ केस एक ये भी बन सकता है, अगर मैं इसको मेटालिक स्लैब बोलूं, अगर मैं इसके अंदर मेटालिक स्लैब इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा। कुछ मत करिए, आपको डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू पता होनी चाहिए, मेटालिक स्लैब के लिए वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहां पर आप जैसे ही के की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, के की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, आपका काम हो जाएगा।
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, C इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, तो ये चार केसेस बन सकते हैं। इसको जल्दी से मैं फिर से समराइज कर देता हूं। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और उसमें आपने एयर फिल कर रखा है तो C इज इक्वल टू ई नॉट ए बाई डी। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है तो ई नॉट ए बाई डी इंटू के। अगर आपने मेटालिक स्लैब इंसर्ट कर रखा है जिसकी थिकनेस टी दी है तो C इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर मेटालिक स्लैब है तो ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। माफ करिएगा, इससे पहले अगर कोई स्लैब इंसर्ट किया है जिसका थिकनेस दिया है टी तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करिएगा, C इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये डेरिवेशन आपको करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। दूसरा, ये भी करंट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये दोनों डेरिवेशन देखिएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी आपको डिराइव करना है, म्यू के टर्म में इसे निकालना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार बनाया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार वापस से कॉपी पे लगाकर इसे लिख कर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन अ सर्किट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R when n identical cell of EMF and internal resistance are connected in series, और उसके बाद connected in parallel। ठीक है, सीरीज में एक बार लगाओगे आप और एक बार पैरेलल में लगाओगे। तो यहां पर जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कॉन्सेप्ट। सीरीज में दो केसेस बनती हैं सेल के साथ, एक कहलाता है असिस्टिंग ऑफ सेल जबकि दूसरा होता है अपोजिंग ऑफ सेल। असिस्टिंग असिस्टिंग ऑफ सेल असिस्टिंग ऑफ सेल असिस्टिंग ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि जब आप अपोजिट टर्मिनल को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। अपोजिट टर्मिनल को आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट किया, ये देखिए नेगेटिव है ना फर्स्ट सेल का, इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, ये असिस्टिंग ऑफ सेल कहलाता है। इस केस में ईएमएफ आप ऐड करते हो, मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, इसे बोलते हैं असिस्टिंग ऑफ सेल। दूसरा है जिसे हम बोलते हैं अपोजिंग ऑफ सेल। अपोजिंग ऑफ सेल तो ये क्या होता है, इसमें सेम टर्मिनल ज्वाइन करते हैं हम, जैसे नेगेटिव को मैं नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट कर दूं या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूं, इस केस को मैं बोलता हूं अपोजिंग ऑफ सेल। ध्यान रखिएगा, इसमें हम ईएमएफ का डिफरेंस लेते हैं E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉज। ठीक है, तो किरचॉफ के दो लॉज आपने पढ़े। पहला आपने पढ़ा है केसीएल किरचॉफ करंट रूल, और उसके बाद आपने पढ़ा है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ लॉ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो सिर्फ डिफाइन कर देना, डायग्राम बनाना, एक्सप्रेशन जरूर लिखना। ठीक है, ओके। दूसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ WSB यूजिंग किरचॉफ लॉ। ध्यान रखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये बेसिकली एप्लीकेशन है केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ये एप्लीकेशन रहता है। तो इसके अंदर ये वाला डायग्राम बनेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूं आपको। ये वाला डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से, ये डायग्राम आपका बनेगा। ये रेजिस्टेंस आपका है R1, दिस इज R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। यहां पर आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो रेशियो हम इसमें इक्वल करते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। इसे अच्छे से लिखिएगा, डिराइव करिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। देखो यार, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो पूछता है मीटर ब्रिज है और आप बनाते हो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो कंफ्यूज मत होना। मीटर ब्रिज में बेसिकली हम जो एक्सपेरिमेंट लिखते हैं वो बेसिकली इस डिवाइस का लिखते हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम एक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, वी टेक जनरली 3 कॉपर स्ट्रिप, C1 C2 एंड C3। तो ये कॉपर स्ट्रिप देखो हम लेते हैं, ये कॉपर स्ट्रिप है आपका कुछ इस तरह से, और यहां पर हम एक वायर यूज करते हैं जिसका लेंथ होता है 100 cm, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर X, और ये आपका
आर है, नोन रेजिस्टेंस आर। तो ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। आप पूछा जाए मीटर ब्रिज और आप लिखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो फिर वो आपको काट देगा, जीरो देगा एग्जामिनर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड हेंस डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, मेटल के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये है बेसिकली मेटल के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना है। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बनाइए, जहां पर भी डायग्राम लग रहा है वहां पर डायग्राम बनाइए, ग्राफ बनाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है बीएसएल, बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ आपको डिफाइन करना है, एंड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यार, ये आता है एग्जाम में कई बार। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं x, ये डिस्टेंस है r। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ लगाकर निकालना है। और सेकंड केस में आपको निकालना है सेंटर पर। सेंटर मतलब यहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप देख कर जाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ बीएसएल के बारे में। बायोट सेवर्ट लॉ का जो मॉडिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज एसीएल, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है एंड हाउ टू अप्लाई, या इसका एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, और टोरॉइड के अंदर कैसे निकालोगे। तो सोलेनॉइड आपको पता है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मुझे इसके सेंटर पर या एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हाफ म्यू नॉट एन आई होता है। सेंटर पर अगर आपको निकालना है यहां पर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। यहां पर ध्यान रखना है स्मॉल एन ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड का निकालना है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन आपको करना है। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं और बात करेंगे, apply ampere circuital law to determine the magnetic field at a point due to long straight current carrying conductor। तो straight conductor दिया है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको ACL ड्रॉ करना होता है, एम्पेयर सर्किटल ड्रॉ करना होता है। सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B कांस्टेंट है, बाहर लेना, DL का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन करना है। ग्राफ बना देना तो एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो जब आप ग्राफ बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, तो बेचारा मजबूर है आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देखना एक बार। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर और 1 एम्पेयर करंट डिफाइन करना है। तो फॉर्मूला आपको याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है फोर्स का। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क निकालना है, ये देखिएगा। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, एमसीजी इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट मतलब इसे अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, और जबकि वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। तो ये कन्वर्जन का एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, वो डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, describe the motion of charged particle in magnetic field when it's inter perpendicular to the magnetic field at an angle theta with the magnetic field। तो यार यहां पर आपको बेसिकली
याद होगा आपको, आपको बेसिकली यहाँ पर वो सारे डेरिवेशन करने हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB, और इसको इक्वल करते हैं सर्कुलर मोशन वाले फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, mv²/r। तो जैसे मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, मुझे रेडियस मिल गया, r इज इक्वल टू mv/bq, r इज इक्वल टू mv/bq। फिर मैं वेलोसिटी डिराइव करूंगा यहीं पर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, r/bq/m। फिर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा यहाँ पर, 2πm/bq, 2πm/bq। तो ये टाइम पीरियड आपका आएगा 2πm/bq, ये टाइम पीरियड। फिर फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ऑब्टेन बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर्स मैग्नेटॉन निकालना है। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको निकालना हो तो m इज इक्वल टू क्या होता है, EVR/2, EVR/2। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला करना है, m इज इक्वल टू EVR/2। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है EMI। तो EMI से बेसिकली आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले फैराडेज के लॉ, फैराडे के 2 लॉ आपने पढ़ रखे हैं, वो सारे लॉ आप अच्छे से लिखोगे विद डायग्राम। फिर लेंस लॉ क्या होता है, शो दैट इट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंस लॉ E इज इक्वल टू -dφ/dt। बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। तो ये अपने को अच्छे से एलैबोरेट करना है। नेक्स्ट, यूज लेंस लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल। ध्यान रखिएगा, जब भी हम नॉर्थ पोल को मूव कराते हैं टुवर्ड्स कॉइल, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है और आप नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इसको मूव करा रहे हो, तो इसके अंदर करंट डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर मैं साउथ पोल लेकर आऊंगा तो करंट कैसा डेवलप होगा, क्लॉकवाइज में होगा, राइट। तो ये केसेस आपको देखना है। उसके बाद आपको मोशनल ईएमएफ बताना है, क्या होता है, E इज इक्वल टू BLV। मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV। Deduce an expression for it. State Fleming's right hand rule to find the direction of induced EMF. Fleming right hand and Fleming left hand, दो तरह के रूल होते हैं। तो ये लाइट ना, ये लेफ्ट हैंड पहले बताता हूँ। इस तरह से आप गन बना लेना, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। फिर से याद करो मेरे साथ, आप इस तरह से एक गन बनाना ऐसे ना, ऑल द 3 लाइंस आर परपेंडिकुलर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। तो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। राइट हैंड में होता है MMC, मोशन ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट। फिर से देखो, MMC मोशन ऑफ द कंडक्टर, M मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका इंड्यूस करंट, MMC। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके ऊपर मैं IMP लिख रहा हूं, ये 100% पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, राइट द यूनिट, डायमेंशन, इनका यूनिट लिखिए, डायमेंशन लिखिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन अ कॉइल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसको आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, मोशन करा सकते हैं, तो वो सब अच्छी चीजें आप लिखिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं AC के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मीन वैल्यू AC कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है, मीन वैल्यू और उसका डेरिवेशन। दूसरा, RMS वैल्यू क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन। एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद AC और DC में डिफरेंस जरूर देखकर जाना। ठीक है, AC में और DC में आप एक बार डिफरेंस देखिएगा विद ग्राफ। ग्राफ भी आपको देखना है, ग्राफ आपको याद होगा, ये बेसिकली AC का ग्राफ है, कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका DC का ग्राफ है, इसके अंदर वैल्यू कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। नेक्स्ट, फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है। इंडक्टर में आपको पता है करंट लैग करता है 90 डिग्री से, करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर में करंट क्या होता है, लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद फेजर डायग्राम है, LCR का इंपॉर्टेंट है। फिर रेजोनेंस आपको पता है, रेजोनेंस XL और XC बराबर हो जाते हैं। XL होता है ओमेगा L, XC होता है ओमेगा C, XC होता है ओमेगा C। तो यहां पर देखो मैं कर देता हूं,
एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या हुआ, ओमेगा एल, एक्सी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ओमेगा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ है। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, इस तरह से इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसे एक बार अच्छे से देखिएगा। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं। एक बन सकता है आर सर्किट के लिए, दूसरा है आरएलसी सर्किट के लिए। आर सर्किट के लिए वी हैव अ फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस, दैट इज पावर का फॉर्मूला है। आरएलसी सर्किट के लिए फॉर्मूला होगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, ये एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये अच्छे से आपको कर जाना है। ठीक है, तो ये लेक्चर का पार्ट 1 वीडियो है, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पूछे जाने की, वो मैंने कवर किया फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट तक। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, जिसमें मैं एसी के बाद से लेकर और लास्ट टॉपिक तक कवर करूंगा। ठीक है, टिल देन बढ़ते रहे, मस्त रहे, रिलैक्स रहे। ठीक है, दिस इज साइनिंग ऑफ सिद्दीकी फिजिक्स गुरु। अब